हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम साइंस में आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर फर्स्ट का ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या है टॉपिक? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपसे कहा है कि हम साइंस जो है क्लास 10th की साइंस टोटल कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप पूरा साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। सारे इंग्लिश के भी आपके वीडियो अभी आने लग जाएंगे। अभी ग्रामर चल रहा है इस वक्त, तो आप ग्रामर रेडी करिएगा। उसके बाद सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सहित हम सारे वीडियो बनाएंगे। जैसे हमने 12th के वीडियो बनाए हुए हैं वैसे ही क्लास 10th के भी होंगे। मैथ की भी प्लेलिस्ट पे आप सारे वीडियो हमारे पाएंगे। मैथ के स्टार्टिंग अब हम बस जल्द ही कर रहे हैं। बिल्कुल आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है? क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़े और नए पदार्थ बन जाए तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप रटने का नहीं, हालांकि मैंने आपके लिए जो डाटा तैयार किया, अगर आप लोग कॉपी लेकर के बैठते हैं तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। सबसे सरल भाषा में मैंने लिख रखा है, यही आप पेपर के लिए याद करिएगा। किसी भी अवतार विद्या टेनियर किसी से भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सरल डाटा मैंने रेडी किया आपके लिए। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर नए पदार्थ बनना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और इससे सरल डिफिनेशन आप नहीं पाएंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में अब जब इसको आपको थोड़ा लॉन्ग बनाना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है, जो नतीजे प्राप्त होते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं। कैसे लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है और जो प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहा जाता है। बात सब लोग जानते हैं कौन अभिकारक होता है कौन उत्पाद होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है और नहीं बनता है। इसमें जितना, जैसे आपने चीनी, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि आपने चीनी और पानी को मिलाया, शरबत बनाया, तो शरबत बनाने पर क्या होगा कि नहीं उसका, अगर 2 किलो चीनी है, 2 किलो पानी है, 2 लीटर पानी है, तो जितना वजन उसका जब होगा उतना ही वजन शरबत का भी होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान लुप्त होता है और न ही नया द्रव्यमान बनता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल पदार्थ का रूप ही बदलता है। बताइए, यहाँ तक डिफिनेशन आप बिना देखे लिख सकते हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर के नया पदार्थ बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसमें भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। इसमें पदार्थ का न ही द्रव्यमान बदलता है, न ही कम होता है, न ही नया बनता है। ठीक है, तो चौथी बात क्या है कि इसमें जो भी केवल पदार्थ का केवल रूप बदलता है। ठीक है, जैसे में मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg बोलते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए पूरे जो है एलिमेंट्स बना दूंगा, जल्द ही रेडी कर दूंगा। जैसे Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आप जब क्रिया कराते हैं, HCl की क्रिया, तो Mg और Cl की जब क्रिया कराएंगे तो आपको खूब पता है। इसकी रिएक्शन जब आप कराना तो मैं इस टाइप से आपको सिखाता हूँ। Mg है मेरे पास प्लस HCl, आपको खूब पता है कि MgCl मिलाना है। आपको क्या मिलाएंगे आप? MgCl और प्लस करके H बन गया। क्या कभी भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ना बोलो आप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो गैसें होती हैं कभी भी सिंगल नहीं रहती हैं। ठीक है, ये हमेशा 2 के रूप में चलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। जब ये H2 हो जाएगा तो ऐसी अवस्था में H कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब Cl कितने होगा? 2 होगा। तो कैसे बनेगा? इसी टाइप से हमने इसको संतुलित भी किया था। यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, यानी Mg + 2HCl गिव्स आउट MgCl2 + H2 हो जाएगा। या ऐसे मान लो आप, तो Mg2 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव होता है, तो 2 यहाँ पे है तो इसका भी 2 लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे मान सकते हैं आप। ठीक है, जब Cl 2 होंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो H भी 2 हो जाएंगे। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि गैस कभी अकेली नहीं होती, H2 करो। जब आप H2 करेंगे तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। Cl होगा 2 तो आपने 2 लगा दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन और भी आता है कि या कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। कई तरीके से होती है रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 1 होता है संकलन या संयोजन अभिक्रिया। इसको आप क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है संकलन अभिक्रिया या संयोजन। संयोजन जब 2 या 2 से पदार्थ जुड़े और तीसरा एक नया पदार्थ बन जाए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़े, मैं आपको जो परिभाषा बता रहा हूँ सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, आपके हिसाब का बता रहा हूँ। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़े और एक नया पदार्थ बन जाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और केवल एक ही उत्पाद बनता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे C+O2 गिव्स आउट CO2। बताइए, 2 पदार्थ, 1 2 और बन क्या गया? 1 CO2 बन गया। ठीक है, या हम लोग बात करें कि H2
प्लस Cl2, दोनों को मिलाते क्या बनेगा 2HCl। ये क्या है, संयोजन अवक्रिया, संयोग किया गया। संयोजन, संयोग होता है, जुड़ना होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते एक नया पदार्थ बनता है तो उसे हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं, जैसे 2Na प्लस Cl2 लिखा है तो क्या हो जाएगा 2NaCl बन जाएगा, ठीक है। यानी नाइट्रोजन और क्लोरीन मिलकर के नमक बनाते हैं, ठीक है। या ऐसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इनमें से एग्जाम्पल आप एक लिखना है। मैं आपको ज़्यादा इसलिए बता देता हूँ कि बाई चांस आप भूल गए वो एग्जाम्पल तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो मैं तरीका भी बता देता हूँ कि इस तरीके से आप इसको मिला के बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 आती है हमारी, ये तो हो गई संयोजन अवक्रिया। नंबर 2 वियोजन। अब संयोजन है तो जस्ट अपोजिट वियोजन है, संयोजन अवक्रिया है तो जस्ट अपोजिट वियोजन अवक्रिया है। तो वियोजन अवक्रिया में क्या हो, संयोजन में क्या था, जब दो पदार्थ मिलते हैं एक बनता है। वियोजन में क्या होगा, जब एक पदार्थ टूटता है और दो पदार्थ बन जाते हैं। जब एक पदार्थ के वियोजित होने पर दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं तो उसे वियोजन अवक्रिया कहलाते हैं। जस्ट अपोजिट। एग्जाम्पल भी आप यही लिखिएगा लेकिन पलटा मार दीजिएगा। जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। या आप पलट के कैसे लिख दीजिएगा 2HCl गिव्स आउट H2 प्लस Cl2, इस तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप H2O की बात करते हैं तो क्या होगा, H2 हो जाएगा प्लस O हो जाएगा। O कभी अकेला नहीं रहता, गैस है तो 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो O 2 बनाने पड़ेंगे। अब H भी 2 होगा तो रिएक्शन ऐसे संतुलित भी हो जाती है, ठीक है। यही हमने यहाँ लिखा हुआ। देखिए वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में बदल जाता है तो उसे वियोजन अवक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में बदल जाता है तो अवक्रिया वियोजन अवक्रिया। जैसे हमने बताया 2H2O, तो क्या हुआ, एक दो तो H2 हो गए और एक O2 हो गया, ठीक है। या 2Mg हो तो Mg भी 2 हो गए और O हमेशा O2 के रूप में जलता है, ठीक है। वो हमेशा O2 के रूप में, अकेला वो कभी नहीं लिखेंगे आप। गैस H अकेला कभी नहीं लगेंगे, Cl अकेला कभी। गैस जो भी होती है अकेली नहीं लिखी जाती है, ठीक है। वियोजन अवक्रिया जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। वियोजन अवक्रिया 2 कौन कौन से होते हैं, एक ऊष्मीय वियोजन होता है, एक विद्युत वियोजन। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो दो या दो से अधिक भागों में टूटे तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। और जब ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर पदार्थ दो या दो से अधिक भाग में टूट जाए तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो वियोजन अवक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। जब आप पेपर में लिख रहे होंगे तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा डाटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, वियोजन अवक्रिया भी 2, नंबर 1 संयोजन अवक्रिया, नंबर 2 वियोजन अवक्रिया। वियोजन भी 2 प्रकार की होती है। तो वियोजन अवक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन होता है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या हुआ, गर्म करने पर। यानी वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कैसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, वह प्रक्रिया, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर, ऊष्मा माने गर्म करना होता है, ऊष्मा देने पर लिख दो कोई बात नहीं, गर्म करने पर वह 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे आप पानी को गर्म करो तो वो H2 और O2 में, आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका विद्युत धारा पे भी चलता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो क्या होता है उसमें वियोजन, जैसे आपने 2HgO को गर्म किया तो क्या होगा, 2Hg अलग हो जाएगा और O अकेला तो लिखा नहीं जाता तो O2 अलग हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है तो आप 2MgO लिख सकते हैं, 2MgO। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो 2Mg अलग हो गया और प्लस O2 अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें पदार्थ को गर्म करने पर वह दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन क्या होता है, जब पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। यानी किसी विद्युत अपघट्ट के, जैसे तेजाब वगैरह नहीं होता है, विद्युत अपघट्ट का विलयन होता है। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक आयनों में टूट जाता है। जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने आयनों में टूट जाता है, इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जब पानी में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो H2 और O2 में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कैसे, 2H2O है तो देखो H2 कितने हो गए, 2 हो गए और O अकेला O2 हो गया, ठीक है। 2H2O है तो H2 प्लस O2। एग्जाम्पल हम तरीका आपको बताया कि जैसे आप पहले H2O लिखना तो क्या अलग होगा, H2 होगा और प्लस O, अकेला होता नहीं O2 होगा, और 2 चाहिए तो इसलिए यहाँ भी 2 लगा देना, यहाँ भी 2 लगाने हैं, ठीक है। या हम लोग नमक की बात करें, NaCl जब पानी के घोल में धारा प्रवाहित की जाती है तब भी वह सोडियम और क्लोराइड 2 आयनों में टूट जाता है। जैसे NaCl है हमारे पास तो 2NaCl ले लो, 2Na प्लस Cl2 हो गया, दोनों अलग अलग कर दो। इसको ऐसे मत लिखना, उल्टा लिख गया है, ठीक है। 2NaCl पहले लिखना, धारा प्रवाहित की तो Na अलग हो गया और Cl हमेशा नहीं लिखा जाता अकेले तो Cl2 हो जाएगा, 2Na प्लस Cl2 हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, इसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विस्थापन अवक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अवक्रिया क्या होता है, विस्थापन
जब कोई अत्यधिक ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को उसके स्थान पोस्ट से हटा दे तो उसे विस्थापन कहते हैं। यानी वार रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे तो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अपनी तरफ से जब आप बना के लिखेंगे तो वार रासायनिक अपक्रिया जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और यह क्रिया धातु और अधातु दोनों में होती है, धातुओं में भी होती है अधातुओं में भी होती है। कैसे विस्थापन अपक्रिया, जैसे में हमने बात की कॉपर सल्फेट का विलयन में, या फिर लोहे की प्रश्न आता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है, क्यों कॉपर नीले रंग का होता है। तो क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसीलिए नीला रंग गायब हो जाता है, क्योंकि कॉपर नीला होता है वो अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट CuSO4, Fe प्लस CuSO4, तो क्या बन जाएगा, Fe के साथ SO4 जोड़ लो और Cu को अलग कर दो, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिस बच्चे के पास PDF नहीं है आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, आपको हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाद बाकी जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उनको मैं PDF पर बच्चे को PDF देता हूँ, चाहे वो हमारा इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे वो किसी भी साइंस का हो, सारे PDF आपको प्रोवाइड होंगे। कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी कर रहा है और जो ऑनलाइन है अभी इस वक्त, तो उनको हम लास्ट में सारे PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको ये नहीं अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आप Zn वाला लिख देना, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा बताइए मुझे। Zn के साथ SO4 मिला लो और प्लस H2 अलग कर दो। तो इस तरीके से आप कोई भी इनमें से एग्जाम्पल दे सकते हैं। विस्थापन का मतलब ये समझिएगा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा आता है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। द्विविस्थापन यानी जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले दोनों यौगिक आपस में स्थान बदल करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन, दोनों यौगिक जब रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बना लेते हैं तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हमने NaCl, और ये इसका मोस्ट फेमस है, यही एग्जाम्पल आप लिखिएगा, भले ही आप ये हिंदी वाला छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस हालांकि मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कैसे NaCl AgNO3, तो दोनों बस इतने याद कर लो, इधर नहीं याद करना है। ठीक है, अब किसको मिलाना, Ag से Cl को मिलाना, NaClNO3, आगे पीछे किधर भी लिख दो। ठीक है, NaCl कैसे लिखना आपको, NaCl प्लस AgNO3 मिलाइएगा इसको, तो Na से किसको मिला लो, Na से NO3, Ag के साथ Cl मिला लो, AgCl प्लस NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखोगे आप, लिखने का तरीका क्या होगा कि यहाँ सोडियम और सिल्वर परस्पर अपने आयनों का साझा करके AgCl और NaNO3 बनाते हैं, बस इतना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है रेडॉक्स अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, वह ऑक्सीकरण और अपचयन। रेडॉक्स का फुल फॉर्म समझिएगा, रेडॉक्स इसका मतलब होता है रिडक्शन, RED रेड, रिडक्शन प्लस ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन माने होता है अपचयन, और ऑक्स माने होता है ऑक्सीडेशन, माने होता है ऑक्सीकरण। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे में आप जब बात करेंगे तो आप वही विस्थापन अपक्रिया वाला फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट, Fe से SO4 जोड़ दो, Cu को अलग कर दो, FeSO4 प्लस Cu। तो ये क्या है, रिडक्शन अपक्रिया होती है। अब इसमें होगा क्या, इसमें कौन किसका स्थान लेगा, यहाँ पर क्या होगा, Fe का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, और Cu का अपचयन यानी पच गया। अपचयन माने क्या होगा, अपचयन होता है यानी वो Cu पच गया। ठीक है, ऑक्सीकरण माने बढ़ गया, ऑक्सीकृत हो गया, आ गया खींच के, Fe खींचा SO4 से जुड़ गया तो ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे आप याद रखिए, कभी नहीं आप बोलेंगे ऑक्सी यानी Fe खींचा SO4 ने तो ऑक्सीकृत हो गया, Cu पच गया यानी खत्म हो गया तो Cu अलग हो गया। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो इनका भी एग्जाम्पल सरल है, CuSO4 प्लस Zn। अब Zn का ऑक्सीकरण है, इसको खींच दो,
जेड से SO4 जोड़ दो, CU को पचा दो, अब चयन हो गया, CU हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, श्वसन को ऊष्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्यों कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाई है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, एक टॉपिक के में 3 से 4 ही वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आप कंप्लीट करते जाइएगा। तो देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा देने वाला। श्वसन क्रिया जब होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आप कहेंगे कि श्वसन तो हम जानते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन का मतलब ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, इतना ही श्वसन कहलाता है। लेकिन ये श्वसन नहीं होता है। आप अगर इसकी बात करें तो इतने पार्ट को आप श्वसन नहीं कहते। श्वसन में बहुत कुछ होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, काटी काटी नरतिया मुश्किल जुदाई बड़ी। देखिए जरा क्या होता है श्वसन, मैं आपको सिखाता हूँ। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से आपने क्या किया, O2 को ग्रहण किया और वापसी कर दी CO2 को। अच्छा, इसको मैं अनुपात बता दूं, ये बात आपको हालांकि सीखनी पड़ेगी, आपको आनी भी चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हैं, जब आप श्वास लेते हैं, लेते समय और श्वास छोड़ते समय क्या होता है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सांस लेते हैं तो 3 गैसें होती हैं, O2 होता है, CO2 होता है, N2 होता है। और यहाँ भी वही बात है, O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया। इसका अनुपात होता है। कौन सा अनुपात होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेने पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। कितनी है? 21% है ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन हो गई। CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03। जब वायुमंडल में जितनी होगी आप ले तो उतनी पाएंगे। मेरे पास 200 रुपये तो उधार, आप 200 ही तो ले पाएंगे, 400 कहाँ से ले लेंगे? ठीक है। और नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। तो इतनी तो गैस ये सांस लेने पर हम ग्रहण करते हैं। अभी मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, ये जरूरी है। ठीक है। अब जब आप सांस छोड़ रहे अपने ऐसे साथ लिया तो आपने क्या किया? 78% N2 ले ली, CO2 कितनी ले ली? 0.03% और O2 कितनी ले ली? 21%। फिर आपने सांस छोड़ा। जब आप सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, यही ऑक्सीजन हमारी जो होती है 21 की 17% बाहर आती। कोई चोटा ले गया, इसको चुरा ले गया। अब इससे किसी ने, कोई जो बैठा था अंदर जिसने चुरा लिया इसको। अब वो कौन था? बक्सा तो हमारे पास इतना ही था, यहाँ से यहाँ तक सांस आई, वापस चली गई। कौन था बीच में जिसको चुरा ले गया? इसको चुराया है किसी ने, गैस ने चुरा लिया। क्या हुआ कि 17% केवल O2 वापस हुई, हो गई 4%। N2 78 थी तो N2 पूरी वापस हो गई। N2 को हमारे बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है। बॉडी जो होती है हमारी केवल CO2 O2 पर डिपेंडेंट होती है। तो N2 सारी वापस हो गई, लेकिन CO2 जो थी इसने इसकी चोरी कर ली 4% और 4.03% वापस हुई। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग श्वास में CO2 छोड़ते हैं, क्योंकि बाद बाकी अनुपात सेम है, केवल CO2 का अनुपात बढ़ा हुआ था। ठीक है। तो सांस लेते समय हम CO2 छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन पूरी CO2 भी नहीं छोड़ते हैं, न पूरी O2 ग्रहण करते हैं। ये अनुपात ये होता है, इसको रट लीजिएगा आप, ये हर बच्चे को आना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 4% जो हमारी O2 गायब होती, चोरी होती है, वो चोरी कौन ले जाता है? वो CO2 ले जाता है। ठीक है। फिर आगे अब देखिए जरा क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स अगर कोई गैस श्वसन वाले हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो एक तो नेसल कैविटी, सबसे पहले नासागुआ होती है, नाक होती है, ये सब क्या है? ये हमारी नेसल कैविटी हो गई। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? इसके बाद लैरिक्स आती है। यहाँ पर एक गांठी डापन लगा होता है, मुंह के बाद में माउथ के पास में होता है, और ये लैरिक्स होता है। ठीक है। ग्रसनी होती है। किस तरीके की होती है मैं आपको दिखाने प्रयास करता हूँ। अभी हटाऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। क्या होता है? ग्रसनी होती है। उसके बाद में होता है ब्रोंकी, ये छोटी छोटी, ये यहाँ से ऐसे ट्रेकिया चला आता है, ये ट्रेकिया कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेकिया बोला जाता है। फिर ये यहाँ 2 भागों में बढ़ जाता है, इधर और इधर। इधर से छोटे छोटे भाग चलते हैं, इन छोटे भागों को ब्रोंकेली कहते हैं, ब्रोंकेली कहते हैं, और इसको ब्रोंकी कहते हैं। ये जो बड़े मोटी नसें ब्रोंकी होती हैं, इसके अंदर छोटी छोटी ब्रोंकेली होती हैं।
जैसे छोटी छोटी नसें ब्रोंकी, बड़ी नसें ब्रोंकिली, ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब क्या है उसके बाद ये पूरा पार्ट, ये लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, बस इतना पार्ट हमारा श्वसन के लिए होता है। लेकिन ये वो श्वसन नहीं है जिस श्वसन की आप बात कर रहे हैं। आप किस श्वसन की बात कर रहे हैं? आप श्वसन की बात कर रहे हैं कि जब आप खाना खाते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसका पाचन होता है। ये आप इस श्वसन की बात नहीं कर रहे। ये क्या है? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, केवल इतना ही होता है। अगर इतना पार्ट निकालो बस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। अब देखो, आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, बढ़िया से दिखाऊंगा। देखो अब देखिएगा, ये गाठी डाफन हो गया, ये जीभ हो गई, जीभ के ऊपर ये गाठी डाफन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन जो है नीचे जाती है। ये भाग जो होते हैं ब्रोंकी कहलाते हैं। ये ट्रेकिया, ये मोटा वाला पार्ट जो होता है, इस मोटे वाले पार्ट को ट्रेकिया बोलते हैं, और ये ब्रोंकी होते हैं और अंदर इसके ब्रोंकिली होते हैं। फिर उसके बाद में ये दो फेफड़े लगे रहते हैं। ये फेफड़े जो लोग क्या करते हैं, वो नशा धूम्रपान करके इनको गंदा कर देते हैं। कितने तो सुंदर फेफड़े होते हैं। देखो, किसी को आप दान में दे सकते हैं, लोग दिल दान देते हैं, आप दिल ना दे करके आप फेफड़े दे दिया करो। जैसे आप कहते हैं हमारा दिल चुरा लिया, दिल नहीं चुराया जाता। दिल के बजाय आप सबसे, दिल से भी सुंदर चीज़ है फेफड़े, फेफड़े चुरा लिए, ये गाना गाया करो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये फेफड़े होते हैं हमारे। और फेफड़े के बाद ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो श्वसन है, रेस्पिरेटरी वगैरह ऑर्गन है। लेकिन ये ऑर्गन है, लेकिन ये श्वसन नहीं है। श्वसन होता क्या है उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। श्वसन किसे कहते हैं ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये तो सब क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा अभी आगे बात करने वाले हैं, ह्यूमन सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखो, ये रामू काका जो है, रामू काका का पूरा सिस्टम हम चुरा लाए। बॉडी पार्ट्स जो था किसका था? रामू काका का बॉडी पार्ट्स है, पूरा बॉडी पार्ट्स उनका चुरा लाया रामू काका का। तो देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या होता है सिस्टम, बिल्कुल श्वसन आपको दिखाऊंगा। नहीं शायद अब तो नहीं दिखाई देगा, खिसिया गया, इतना भारी क्यों बना दिए भाई। ये होता है, देखो ऐसे देखिए, इतने से देखिएगा, इतने से बढ़िया है। तो ये होता है श्वसन। ये हमारा क्या है? मुख है। मुख से ये देखो आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम हालांकि यहाँ पे दिया है, लेकिन श्वसन कहीं ना कहीं यहीं से रिलेटेड होता है। जब आप छोटी आंत, ये क्या है? ये छोटी आंत है, और छोटी आंत के अंदर छोटी छोटी क्या होते हैं? क्या होते हैं? छोटी छोटी क्या नाम उसका, बिलीज होते हैं। बिलीज क्या होता है? रसांकुर जो ग्रहण करते, कैच करते हैं, उन्हें बिलीज बोला करते हैं। तो वो बिलीज जो होते हैं, वो बिलीज क्या क्या करते हैं देखिए जरा। वो जब भोजन आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका पाचन होता है, और पाचन के बाद में ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। जरा एक बार देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा। मैं यहीं से आपको चित्र को समझा देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा हम शायद पाएंगे नहीं चित्र को। इस तरह मिलेंगे तो बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये आंत होती है, इस टाइप की ये रियल आंत रह गई है, ठीक है। ये सब इस तरीके की आंत होती है। अच्छा, आंत के अंदर भी क्या होता है? छोटे छोटे बिली जो होते हैं, छोटे छोटे केसिकाएँ पाई जाती है। इसकी काट निकाले आपको तो पता चले। मिल जा भाई, मिल जा। कटी हुई आंत हम चाहते हैं, और वो आंत हमें मिल नहीं पा रही है। छुट्टी छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? सारी आते हैं, इतनी आते हैं भाई, आते 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 हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं निकाल लेता हूँ, यहीं से आपको बता देता हूँ। बड़ी आंत हो गई। देखो, जो हमारी छोटी आंत इस टाइप की आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? छोटी आंत है हमारी, ठीक है। ये सब आंत होती है, और आंत के बाद में, आंत के ऊपर भी कोई पार्ट होता है। आंत के ऊपर क्या होता है? बिली जिसे कहा जाता है, बिली बोला जाता है। वो बिली वाला पार्ट आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं आपको, ये आपके काम आने वाली है। ये आंत तो आपने देखी थी। अच्छा, जो छोटी आंत होती है उसके अंदर, छोटी आंत जो होती है उसके अंदर ये दांत, दंतुर जैसे पाए जाते हैं। ये देखो,
ये कटा हुआ पार्ट है इसका, ठीक है। ये ऐसे दंतुर होते हैं, इस टाइप से अंदर जैसे जैसे जाते हैं ऐसे के, ये अंदर की ओर ये बहुत सारी लेयर बनी होती है पूरी आंत के अंदर। ये लेयर क्या करती है, भोजन होता है, भोजन जब जाता है उसको एंजाइम पाचन करते हैं, और पाचन करने के बाद यही लेयर उससे ग्लूकोज चुरा लेती है। क्या चुराती, भोजन से ग्लूकोज चुराती है। ये सभी ये ग्लूकोज चोरी करती है, और ग्लूकोज चुराने के बाद यहाँ पे आता है रक्त, ब्लड आता है, और ब्लड का लाल लाल चोरी कर लिया, जितना चोरी किया उसको वो ले जाता है। ब्लड किसको लेता है, अपने हाथ में लेता है, उसको अपने कंट्रोल में करता है। और उसको कंट्रोल करने के बाद फिर वो क्या करता है, उसी रक्त को, वो वाला जो ग्लूकोज होता है उसको ले जा करके वो किसको दे देता है, सेल को दे देता है, कोशिका को दे देता है। किसको दे देता है, सेल। वो हमारा शरीर जो होता है लाखों सेल्स से मिलकर बनता है, लाखों कोशिकाओं से मिलकर हमारा बॉडी बना होता है। और बॉडी में एक पावर हाउस होता है, हमारे सेल में, प्रत्येक सेल में एक पावर हाउस होता है। पावर हाउस को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ह्यूमन सेल, ये भी बेहतर था, यही दिखाते हैं, ज़्यादा सुंदर है। देखो हमारे शरीर में ये क्या, ये सेल है। हमारा शरीर लाखों सेल से मिलकर बना है, एक सेल से नहीं बना है। हमारा बॉडी का निर्माण जो है लाखों सेल से हुआ है। और जब आप, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को लेके आएगा रक्त, और लाने के बाद प्रत्येक सेल को मारता है, ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, सबको खिला देता है, ठीक है। हमारे से लाखों से, हमारा शरीर लाखों सेल से बना, प्रत्येक सेल को वो ग्लूकोज देता है, इसलिए खून पूरे बॉडी में दौड़ता है। और उसको ग्लूकोज को देने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये सेल, इसके अंदर कोई एक पावर हाउस है। पावर हाउस कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। कहीं पर देखो मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे लिखा, ये रहा माइटो, ये नीले नीले पड़े कीड़ा जैसे, ये नीले नीले, ये हमारे प्रत्येक कोशिका में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये पावर हाउस होते हैं, यही केवल उसको ऊर्जा देते हैं उस सेल को। ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इससे जल से ग्लूकोज के लेता है, ब्लड से ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज को लेता है और फिर ग्लूकोज को तोड़ता है। तो क्या करता है, जब ये C6H12O6 को लेगा, फिर ये क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, काटेगा और उससे ऊर्जा खींचेगा। पैसे कहाँ हैं, आप तो पूरे थैली उठा के लाए, थैली में पैसे कहाँ हैं, वो पैसे निकालता है। ये क्या करता है, ये उसको तोड़ता है, तोड़ने पर क्या बनता है, 6 O2 बनते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। सॉरी गलत कर दिया मैंने, क्या बनता है, 6 CO2 बनता है। जब तोड़ता है तो क्या बनता है, इसमें देखना, 6 CO2 बनता है, 6 पानी बनता है H2O, और प्लस ऊर्जा बनता है। ऊर्जा किसके रूप में बनता है, ATP। कहते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि हमारे ऊर्जा के सिक्के किसे कहा जाता है। ऊर्जा के सिक्के ATP, रुपया पैसा हमारे होते सिक्के, और इसका ATP होता है। फिर क्या बनता है, ATP, ये ग्लूकोज का रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कई जगह आपसे पूछा जाएगा। इसी टॉपिक में भी हम रिएक्शन जब करवाएंगे अगले वीडियो में, तो वहाँ पे कई जगह पूछा जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, बस ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया जो हरे हरे कलर के होते हैं, नीले नीले कलर के, ये सब क्या करते हैं, ये सभी ऊर्जा बनाते हैं। ये पावर हाउस, इनका नाम पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ बॉडी, पावर हाउस ऑफ बॉडी। ये पावर हाउस होते हैं, हमारे पावर हाउस होते हैं, जनरेटर होते हैं, और यही ऊर्जा बनाते हैं, जिससे हम, अभी मैं इतना बोल रहा हूँ, बहुत सारे ATP खर्च हो रहा है। और ये ATP कौन बना रहा है लगातार, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे सारे सेल, अब सेल तो हमारे पास लाखों होते हैं, तो ये सब तुरंत उसको ऊर्जा बनाने लगते हैं। ऊर्जा बनाने के बाद में जो होता है, हम हमारा कार्य के लिए हमें ATP मिल जाते हैं, रुपए के रूप में, सिक्के के रूप में ATP ऊर्जा के सिक्के मिल जाते हैं, और इससे हमारी ऊर्जा बनती है। तो इसी प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन में क्या निकला, अब बताइए आप, श्वसन में क्या निकला, ATP निकला, ऑक्सीजन निकला, ATP ऊर्जा निकला, और इसीलिए ऊर्जा निकला तो इसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया, यही इन्होंने बोला था। हालांकि क्वेश्चन छोटा था, मैंने आपको बहुत कुछ बता डाला, इसलिए बताया ताकि ये हमें सब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और उसके फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन पहले छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त टूटता है, और उसके फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। सूत्र वही है 6CO2, 6C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज था हमारा, अब ये डायरेक्ट अब ग्लूकोज तो रक्त ने दे दिया, उसको सेल को क्या किया, रक्त लेके भाग के गया, और इसने क्या किया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारा ग्लूकोज दे दिया, कहा ले तू भी ग्लूकोज ले ले, मैं चुरा के लाया थैला, और ये थैला तू ले ले। तो इसने क्या किया, इसने ग्लूकोज तो ले लिया, लेकिन इसने कहा भैया आप हमें दे गए गेहूँ,
माना कि आप हमें आटा दे गए, दाल दे गए, आप हमें सब्जी दे गए, लेकिन इसको पकाने के लिए सिलेंडर भी तो दीजिए, हम इसको कैसे पकाएंगे? तो ग्लू रखते को, अरे भाई ददू आप भूल गया, मैं भूल गया, और वो भाग के चला जाता है बॉडी में, और वो कहाँ जाता है? हमारे हार्ट के पास जाता है, भाग के जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट से वो क्या लेके आएगा? O2 ऑक्सीजन लेके आएगा। और कहा ले ले बाबू, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन एक क्या होता है? ऑक्सीजन हमारा सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में कार्य करता है। आग कौन जलता है? आग ऑक्सीजन से जलता है। तो तुरंत ही क्या करता है? इस ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या लाया था? ये लाया था ग्लूकोज। अब यहाँ पे 6 कार्बन थे, बड़े मोटी मोटी चीजें, 6 चीजें थी। तो यार 6 सिलेंडर दे, हमें एक से नहीं पकेगा, तो इसने तुरंत 6 ऑक्सीजन दे दिया इसको। तब इसने क्या किया? इसने कहा कोई बात नहीं, ये ऑक्सीजन दिया है, हम इसको मिला देंगे इससे, तो क्या बन जाएगा? 6CO2 बनेगा। कहा नहीं भाई मुझे पानी भी नहीं चाहिए, तो 6H2 और डायरेक्ट का ले भाई, तुझे मैं रुपए पैसे ATP दे रहा हूँ, ऊर्जा दे रहा हूँ। तो ये इसका रिएक्शन होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे दर्शाई हुई है। हमने क्या दर्शाया है? हमने कहा कि इसमें जो रिएक्शन होती है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्रिया कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र के भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, और यह ऊर्जा शरीर को कार्य करने में मदद करती है। जैसे C6H12 वो 6 ग्लूकोज हो गया, 6 सिलेंडर 6CO2 हो गया। ग्लूकोज ने कहा 6 सिलेंडर चाहिए तभी 6 कार्बन बचेंगे, तो इसने 6 सिलेंडर लिए, तो 6 C और O को मिला लो, तो 6 CO2 हो गया। और फिर H और O यानी H2O होता है, 6 ही पानी निकलेगा। 6 जब बचेगा तो 6 तरफ से, भाई 6 भगोने में खाना रखा है, तो 6 भगोनों में ही तो भाप निकलेगी, भाप माने पानी होता है H2O, तो 6 जल निकलेगा और प्लस ऊर्जा निकलेगी। तो ये हमारा रिएक्शन श्वसन का होता है। ठीक है, ATP के रूप में ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे सारी अवक्रियाएं पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं इकट्ठी कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में बन जाए, बाद बाकी नहीं तो फिर हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए जो है, जय हिंद।